हेलो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है मैं हूं मनीष दुबे और आज हम लोग अपना चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर डिस्प्ले हो रहा है, क्या नाम है? स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जैसा कि ये मेरा स्टाइल है, मैं सबसे पहले एटम ही पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर मोल्स वगैरह पढ़ाने के बाद फिर तब अगले चैप्टर पीरियोडिक टेबल पे आगे जाता हूँ। तो अभी हमें इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो ये है, नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा कि सब टॉपिक क्या है, डिफिनीशन ऑफ एटम। तो अगर हमें एटम का डेफिनीशन देना है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी जितनी भी नॉलेज है 9th की 10th की, चारों तरफ से उसे कलेक्ट करेंगे। जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस हैं उन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम डेफिनीशन बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी डेफिनीशन बनाएंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं शुरू से डाल्टन से। डाल्टन ने बहुत सारी बातें एटम के बारे में बताई, ज़्यादातर बातें गलत हो गई, कुछ बातें सही भी हो गई, है ना। तो जो गलत बातें थी वो क्या क्या थी? उन्होंने कहा कि एटम इंडिविजिबल होता है। आपको मालूम है कि एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूट जाता है। उन्होंने तो कहा था कि इंडिविजिबल मतलब वो टूटेगा नहीं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूट जाता है। यानी कि उनका जो पहला पॉस्टुलेट है, अगर हम इसे पहला पॉस्टुलेट माने तो हम कहेंगे ये बात गलत हो गई। फिर उन्होंने बताया कि अगर एक ही एटम, एक ही एलिमेंट है, मान लो हाइड्रोजन का एटम है, तो इसके सारे एटम एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, इनका एटॉमिक मास एक जैसा होगा। लेकिन आपको मालूम है कि ये देखो तीनों हाइड्रोजन है, लेकिन आइसोटोप ने ये बात गलत कर दी, जैसे 1H1, 1H2, 1H3। तो आप जरा देखिए, हैं तो तीनों हाइड्रोजन, लेकिन क्या तीनों का एटॉमिक मास एक जैसा है? तो हम कहेंगे एक जैसे एलिमेंट के ही, एक जैसे एटम के ही जो मास हैं वो एक जैसे नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट लिया जाए तो उनका मास डिफरेंट होगा। ये भी बात नहीं मानी जा सकती है कि कैल्शियम है, आर्गन है ना, दोनों का अगर हम मास देखें तो 40 के अराउंड होता है। तो ये बात भी रॉन्ग हो गई। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि डाल्टन ने बहुत सारी बातें बताई जो गलत हो गई। एक और बात उन्होंने कहा कि एटम को हम क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। इसे हम डिटेल में एटॉमिक मॉडल में देखेंगे। तो चौथी बात भी गलत हो गई। लेकिन उन्होंने कुछ बातें ऐसी भी बताई जो आज भी सही हैं। जैसे उन्होंने ये भी बताया कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जो आज तक सही है। और भी उन्होंने बताया कि जो एटम है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो कुल मिला के तमाम सारे मॉडल को अगर हम पढ़ें और एटम का डेफिनीशन दें तो हम क्या कहेंगे? तो देखिए, क्या एटम नीचे यहाँ डिस्प्ले होने लगा? देखिए एटम के बारे में क्या कहा गया है ना। उसमें क्या कहा गया है? एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन एंड कंसीडर्ड एज अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। यानी कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसे बेसिक यूनिट भी कहते हैं मैटर का। ठीक है, तो अगला ये तो डेफिनीशन हो गया। तो डेफिनीशन में कुछ बातें समझ में भी आई हैं, कुछ बातें नहीं भी समझ में आई हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, अपने से बना सकते हैं। जैसे मान लो हम ले लेते हैं कोई एक मॉलिक्यूल, जैसे मान लो CO2, जैसे और भी ले सकते हैं H2SO4, और भी ले सकते हैं H2O। तो अगर हम ये सारे मॉलिक्यूल हैं, अगर हम इनको एटम में तोड़ें तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम। इसमें देखो 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन एटम। इसमें अगर हम तोड़ें तो क्या होगा? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम। तो अब जरा बताओ कि ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है, सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से न्यूट्रॉन से बने हैं राइट साइड वाले। तो ये बताओ, हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से CO2 भी मिलके बना है, H2SO4 भी बना है, H2O भी बना है, यानी सब कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो क्या हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ये भी बना है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ये सारे भी बने हैं? लेकिन हम एटम के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या सब एटॉमिक पार्टिकल से बनी हुई छोटी सबसे 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 स्मॉलेस्ट यूनिट को हम एटम कह सकते हैं। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि डिफिनीशन हमें समझ में आ गया। अगर नहीं भी आया तो हम जो है इसे, ये कोई चैलेंज नहीं है एटम,
का डिफिनीशन, हमें एटॉमिक मॉडल पढ़ना है, धीरे धीरे टाइम के साथ समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब हमें पढ़ना है एग्जाम्पल्स ऑफ एटम। नीचे डिस्प्ले हो रहा है नया सब टॉपिक, क्या है? एग्जाम्पल। तो एटम का एग्जाम्पल हमें पढ़ना है, तो हमें 1 2 4 से काम नहीं चलेगा, कम से कम 30 एटम का एग्जाम्पल यहीं मैं देता हूँ। तो आपको पहले मैंने लर्न करवा दिया है, तो चलिए आपको याद होगा। पहले पीरियड 4 से शुरू करते हैं, पीरियोडिक टेबल ही बना देते हैं। तो क्या होगा, याद है पीरियड 4 में का साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मागे फीस कॉफ़ी नहीं, कॉपर जिंक, ये। फिर पीरियड 3 में क्या था आपको याद होगा, ना मांगो अल्लाह से पापी सकल आर्गन। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड पीरियड होगा, क्या होगा, लीबे बकनोफ, BCNOF, लीबे बकनोफ ने। और फिर क्या होगा, हाइड्रोजन, फिर क्या होगा, हीलियम। तो इंट्रोडक्शन में हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने एटम का डिफिनीशन समझ लिया है ना। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ सबसे छोटा यूनिट है ना। और ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारे ही हों, ऐसा भी हो सकता है कि केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ही मिलके बना हो, है ना, जैसे हाइड्रोजन वगैरह। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर पहला वाला डिफिनीशन है वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ये रहे हमारे एग्जाम्पल। तो देखो ये हमारा छोटा सा पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल, छोटा सा पीरियोडिक टेबल, ये देखो। और आपको पता है ये किस बेस पे बना है, कह दो ये एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेस पे बना हुआ है ना। तो अब जरा देखिए, यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ 2 है, फिर ऐसे गिनते आएंगे 3 4 5 6, यहाँ 10 आ जाएगा, फिर यहाँ 18 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 18, यहाँ हो गया 36। यानी कि हम ऐसे उल्टा चलें तो यहाँ कितना आ जाएगा, काउंट करो, 36 35 34 33 32 31 और 30, है ना। कितना आ जाएगा, 30। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें एटॉमिक नंबर के बेस पे 30 एलिमेंट्स अच्छे से याद हो गए। तो हमने 2 टॉपिक पढ़ लिया, एटम का डेफिनेशन दे लिया, और फिर हमने एटम का एग्जाम्पल पढ़ लिया 30, है ना। आप चाहे तो इसे और भी बढ़ा सकते हैं ऐसे करके, है ना, लेकिन फिलहाल इतने से हम काम करेंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है, क्या है, एटम एंड आयन। तो याद रखिए आज की जो क्लास है इसमें जितनी भी चीज़ें पढ़ी जाएंगी वो सारी की सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं छोटे क्लासेस में। तो अब हमें पढ़ना है एटम और आयंस के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, अगर कोई पूछे कि एटम क्या होता है, तो आपको पता है कि जो एटम होता है इसके सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर रिवॉल्व करता रहता है। तो अब कोई पूछे कि बताइए इस एटम पे चार्ज कौन सा होता है, इस एटम पे चार्ज कौन सा होता है। तो आपको याद है डाल्टन का पोस्टुलेट जो सही हुआ था उसमें ये था कि एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, और आपको पहले भी बता दिया कि वो पोस्टुलेट आज भी सही है। तो हम कहेंगे एटम पे कौन सा चार्ज होता है, कहते नो चार्ज, है ना, कोई चार्ज नहीं होता है। या हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना, नो चार्ज या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। टॉपिक नीचे डिस्प्ले होता रहेगा, सॉरी ये तो चैप्टर है, नीचे सब टॉपिक जो हैं नीचे डिस्प्ले होते रहेंगे। हाँ एक और बात है, अगर कहीं स्पेलिंग एरर हो तो आप उसे जो है मॉडिफाई कर लेंगे, है ना। स्पेलिंग कई बार मैं गलत लिख देता हूँ तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। स्पेलिंग पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता, है ना, मेरा काम है इस पे ध्यान देना। तो एटम चार्ज कह दो नो चार्ज। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो हम कहेंगे उस पर चार्ज इसलिए नहीं होता है ना, बिकॉज क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, इसीलिए इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। यानी कि कोई भी एटम है, जैसे 30 एटम में से अगर हम मान लो लिख दें, है ना,
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, ऐसे लिख दें। तो ये सारे ऐसे मैंने लिख दिया, इस पर कोई चार्ज नहीं दिखाया, तो मतलब ये एटम है और इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर सवाल है कि ये बताइए, एटम पे अगर कोई चार्ज नहीं होता है तो हमने ये भी तो देखा, हमने पढ़ा है ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज, ऑक्साइड आयन, फ्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज, फ्लोराइड आयन, ठीक है। अगर इसमें मान लो लिथियम है तो हमने पढ़ा है कि लिथियम पे 1 प्लस चार्ज। ओके, तो ये चार्ज ये कहाँ से आ गया? अगर ये बात सही है कि ये एटम है तो ये क्या है? आयन कहाँ से आता है? यानी कि क्वेश्चन है कि आयन कहाँ से आता है अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो। या फिर ये गलत है? कहते नहीं, ऐसा नहीं है। कह दो असल में होता क्या है। जैसे मान लिया हम एक एटम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो ये सोडियम का एटम है और इसका एटॉमिक नंबर है 11। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब है कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, और मैंने कहा ये एटम है, और कौन सा एटम है? सोडियम एटम है। इसका क्या मतलब है कि इसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स 11 प्लस देन 11 माइनस। तो हम कहेंगे प्लस माइनस इक्वल है, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर अब इसको ध्यान से देखना है, अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो सोचो तो ये क्या हो गया? 10 माइनस चार्ज हो गया। पहले तो दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। क्या अब ये एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे? कह दो सिर्फ 10 ही प्लस चार्ज कैंसिल होगा, एक प्लस चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा और इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। क्या मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे तो इस पे 1 प्लस चार्ज आएगा। ऐसे ही अगर हम किसी एटम में, मान लो ये क्लोरीन का एटम है ना, तो इसमें 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो अब क्या हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हम देखेंगे अब माइनस चार्ज एक एक्सेस हो जाएगा तो इस पर 1 माइनस आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये Cl माइनस है। यानी कि Na अगर लिखा है Na, इट मीन्स Na इज एटम, Na प्लस मीन्स इट इज आयन, क्लोरीन माइनस मीन्स क्लोरीन आयन, और Cl। तो हम क्या कहेंगे? आयन कहाँ से आता है? तो हम कहेंगे बाई एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या क्या बनता है? कह दो कैटायन बनता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बन सकता है, या क्या बन सकता है? एनायंस बन सकता है। कैटायन कैसे बनेगा? कह दो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैटायन बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनायन कैसे बनता है? कह दो बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि हम कहेंगे एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है क्योंकि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं। फिर पूछा जाएगा कि आयन फिर कहाँ से आता है? कह दो आयन आता है 2 तरीके से, बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। तो आपको एटम और आयन में डिफरेंस समझ में आ गया। अभी का हमारा जो टॉपिक था वो क्या था? एटम और आयन। तो हम कहेंगे एटम और आयन में डिफरेंस क्या है? तो हम कहेंगे एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं, जबकि आयंस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल नहीं होते हैं, कोई एक एक्सेस होता है। अगर प्रोटॉन्स एक्सेस होंगे तो प्लस चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो माइनस चार्ज आ जाएगा, है ना। अब एक सवाल जरूर बनेगा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकलेगा? तो हम कहेंगे असल में न्यूक्लियस से कोई चेंज पॉसिबल नहीं होता है ना। इसमें से प्रोटॉन हम नहीं निकाल सकते, ये न्यूक्लियर फोर्स से बाइंड होता है, इसलिए हम कभी भी एटम में से प्रोटॉन को रिमूव या ऐड नहीं करेंगे, है ना। तो ये एटम आयन हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक देखिए, बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है। क्या है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लें, ठीक है। इस पे हम अगला वीडियो न्यूमेरिकल्स का होगा, तो अगला वीडियो आप ज़रूर देखेंगे, है ना। तो ज़रूर भाई, कोई टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा ही कि भाई इस पे क्वेश्चंस कैसे आते होंगे, इस पे न्यूमेरिकल कैसे आता होगा। ओके, चलिए, तो आपको पढ़ना है एटॉमिक नंबर। तो कह दो एटॉमिक नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और आपको ये भी पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं किया जा सकता, इसे हम ऐड करके रिमूव नहीं कर सकते हैं ना। इलेक्ट्रॉन को ही हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं।
तो हम इस एटॉमिक नंबर को, है ना, ये लेटर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, Z लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब देखिए एटम के लिए अगर हम कहें किसी एटम में, तो आपको पता है कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एटम के लिए, सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर एटम के लिए हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर। तो अगर हमें एटॉमिक नंबर दिया है, जैसे मान लिया सोडियम का, अभी मैंने कहा 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब सोडियम का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चूंकि मैंने सोडियम कहा, कोई आयन नहीं कहा, इसलिए इस पे इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 11। लेकिन अगर Na+ कहा गया होता तब क्या होता, कह दो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, तब ऐसे कहेंगे। तो कुल मिला के ये रहा हमारा एटॉमिक नंबर। अब बात आएगी एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास को इसे मैं इरेज कर देता हूं, है ना। अब आएगा एटॉमिक मास। ओके, तो एटॉमिक मास को हम A लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A कह दो एटॉमिक मास A इज इक्वल्स टू, कह दो नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऐसे देखो, मान लो कोई न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये सेंटर में जो मेंबर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको न्यूक्लियंस भी कहा जा सकता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सम ऑफ न्यूक्लियंस, लेकिन आपको पता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। न्यूट्रॉन को ऐसे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर इसका 0 है और ये 0 और 1, है ना। तो यानी कि हम कहेंगे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर A इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ है, इसको हम एटॉमिक नंबर या Z कहते हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, Z। तो हम लिखेंगे A इक्वल टू Z प्लस N, है ना, ऐसे भी कह सकते हैं। यानी कि अगर हमें एटॉमिक मास की बात करनी है तो हम कह सकते हैं कि वो Z और न्यूट्रॉन उसमें ऐड कर देंगे। तो आई थिंक एटॉमिक नंबर आपको समझ में आ गया। एटम के लिए कैसे होगा, आयन के लिए कैसे होगा, कह दो आयन के लिए एटॉमिक नंबर बदल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो हम चेंज नहीं करते हैं, तो आयन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होता है ना। जो एटम में, मेरे मतलब समझो, क्लोरीन एटम है, Cl आयन है, सोडियम एटम है, Na+ आयन है, इसके अलावा O ऑक्सीजन एटम है, O पे 2- आयन है। तो जिसका एटॉमिक नंबर, जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इसका भी होगा 17, क्योंकि प्रोटॉन चेंज नहीं होता, इसका 11 होगा, है ना। ऑक्सीजन का जरा बताइए क्या होगा, बताइए, काउंट करिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, कह दो एटॉमिक नंबर मतलब कह दो नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास का क्या मतलब होगा, कह दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड करेंगे। कह दो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ऐड करेंगे, अरे भाई एटम का मास, एटम का जो मास है वो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर दो। सोचने वाली बात है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों ऐड किया, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ऐड किया, तो उसका जवाब अभी हम थोड़ी देर में देंगे, है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है, टॉपिक नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा कि हमें कैसे पीरियोडिक टेबल, जो अभी हमने पढ़ा था, जो 30 एलिमेंट्स का एग्जाम्पल, उनका हम कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनकी पोजीशन को देख के बता सकते हैं, है ना। जैसे आपको याद है यहाँ क्या था, काका से साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉफ़ी नहीं, कॉपर जिंक, ये 4th पीरियड था। उसके ऊपर क्या था, ना मांगो, यहाँ अल्लाह से पापी सकल आर्गन, इसके ऊपर आएंगे। उसका कोड क्या था, हमने न्यूमेनिक्स बनाए हैं हम लोगों ने। क्या बनाया न्यूमेनिक्स इसका, याद है आपको, लीबे बकनोफ, और फिर क्या है हाइड्रोजन, और फिर क्या है हीलियम। ओके, हम चाहे तो इसे हम और फिल भी कर सकते हैं ऐसे वर्टिकली, बेचारे अल्बर्ट गए GA, फिर क्या था GE। ओके,
नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ऐसे हम चाहे तो इसे 36 भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा छोटा सा एक पीरियोडिक टेबल, है ना। अब हमें पढ़ना है कि कैसे हम इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं देखकर। आई थिंक आपको ये आ रहा होगा, अगर तो आपका रिफाइंड हो जाएगा मैटर। अगर आपको ये करने आता है तो आपका मैटर रिफाइंड हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो आप सीख जाएंगे, है ना। इंट्रोडक्शन में यही सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। चलिए आइए, जैसे सपोज करिए हम किसी एटम पे हम हाथ रख दें, जैसे मान लिया हमने जिंक पे रख दिया, तो आपको पता है जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, आपको मालूम है यहाँ 36 है, तो 36 उल्टा आएंगे तो कितना, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30। तो अब जरा देखिए ये 30 है, और आपको पता है कि ये जो असेंडिंग ऑर्डर है वो किस बेस पे बना है, कह दो ये एटॉमिक नंबर के बेस पे बना है, यानी कि Z के बेस पे बना है। एटॉमिक 30 क्या है एटॉमिक नंबर, इस सारे के सारे एटॉमिक नंबर है। जैसे यहाँ पूछे एटॉमिक नंबर 1, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 2, ऐसे ही एटॉमिक नंबर 3, 4, बोरॉन का 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो एटॉमिक नंबर अगर इसका 30 है तो कह दो भैया कि इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, कह दो 30 होगा। अगर कोई पूछे, अब देखो इस पे जिंक पे कोई चार्ज तो मैंने लिख नहीं रखा है, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 30 होंगे। क्यों, क्योंकि ये एटम है। अगर ये सोचो जिंक पे मान लो Zn2+ होता, तब क्या होता, 2+ चार्ज का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। कह दो Zn2+ की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे प्रोटॉन तो इसमें चेंज नहीं हो सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, 2 यूनिट लेस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 28, है ना। तो वैसे ही हम किसी की भी बात, मैग्नीशियम की बात करें तो मान लो ये मैग्नीशियम है, तो आप चाहे तो इसे गिन के एटॉमिक नंबर ले सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस हो गया है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो कोई बात नहीं है। इसका न्यूमेरिक्स कोड मैंने आपको, है ना, लिंक में दे रखा है, आप उसे आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 12 होता है ना। तो जैसे मुझे याद है आपको भी याद हो जाएगा, प्रोटॉन 12, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कह दो ये भी 12 हो जाएगा। लेकिन अगर Mg2+ होता तब क्या होता, कह दो तब क्या होता, कह दो एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं हो सकता, यानी प्रोटॉन चेंज नहीं हो सकता। इसी को हम Z भी कहते हैं। इसमें भी ये Z है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, 2 यूनिट कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया इलेक्ट्रॉन, 10 हो जाएगा। ओके, बाद में आपको पता चलेगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन्हें कहा जाता है, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो इसे खैर बाद की बात है। तो ये है हमारा, हम किसी भी एलिमेंट को पोजीशन देखकर उसका एटॉमिक नंबर, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, है कि नहीं। अब जरा सोचिए, हम नाइट्रोजन का बता सकते हैं, उल्टा कि नहीं, 10, 9, 8, 7। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, नाइट्रोजन का 7 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7। लेकिन अगर आयन की बात की जाएगी तो आयन क्या होता है, नाइट्राइड आयन, N पे -3। इसका मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर तो चेंज होगा नहीं, तो एटॉमिक नंबर उतना 7 रहेगा। बाकी इलेक्ट्रॉन में 3 यूनिट कम होगा कि 3 यूनिट बढ़ जाएगा, 3 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। प्लस चार्ज में इलेक्ट्रॉन कम करते हैं, रिमूव करते हैं। नाइट्रोजन है, सही से लिख लो भैया, है ना, टेढ़ा हो गया। तो ये रहा हमारा, यानी कि हम प्लेस देखकर, है ना, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं। तो कह दो ये देखो इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर सकते हैं और प्रोटॉन कंसीडर कर सकते हैं। न्यूट्रॉन क्यों नहीं कंसीडर कर सकते, कह दो बिल्कुल नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है उसमें। पहली बात, जैसे देखो एटॉमिक नंबर असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, तो कह दो प्रोटॉन कंसीडर करने में, अच्छा ये टॉपिक है, इस टॉपिक को आई थिंक नीचे डिस्प्ले भी होना शुरू हो गया होगा कि प्रोटॉन को कंसीडर करने में क्या प्रॉब्लम है। नीचे 2 पॉइंट्स दिखा भी रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा नीचे बोर्ड पे। तो उसमें पहली प्रॉब्लम क्या है कि जैसे यहाँ पर एक यूनिट, देखो ये हाइड्रोजन है तो हीलियम 1 यूनिट बढ़ेगा, वो 1 है तो ये 2 हो जाएगा। अगला एक यूनिट सब बढ़ रहा है, तो बड़ा आसान है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रॉन कितने यूनिट इंक्रीज होंगे ये श्योर नहीं है। एक और प्रॉब्लम है, जैसे मान लिया ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में आपको पता है प्रोटॉन तो चेंज नहीं होता, प्रोटॉन चेंज हो नहीं सकता है। तो लेकिन
अब जरा देखिए, हाइड्रोजन के 3 एटम पाए जाते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, यानी कि आइसोटोप्स की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। अब जरा बताइए तो, इसका भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसका तीनों का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन क्या न्यूट्रॉन सेम है ना? न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमने क्या फार्मूला था, A इक्वल्स टू Z प्लस N था, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस Z, यही ना? A माइनस Z कर सकते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बताइए, आपको A पता होना चाहिए ना? तो हम कहेंगे 2 प्रॉब्लम है न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने में। कह दो न्यूट्रॉन का प्लेस हम देखकर न्यूट्रॉन कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो असेंडिंग ऑर्डर में 1 यूनिट इंक्रीज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन ऐसा नहीं करता। और एक और बात है, इसमें आइसोटोप्स भी होते हैं, है ना? कार्बन के भी बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, है ना? कार्बन 12, कार्बन 13, क्लोरीन का आपको पता है 35, 37, तो ऐसे ही है। तो ये हमारा हो गया, ये टॉपिक हमने देखा कि किस तरह से एटॉमिक नंबर, है ना, और किसकी हेल्प से हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास A पता होना चाहिए। ओके, अब हम एक कंफ्यूजिंग टर्म है उसको हम क्लियर करेंगे। क्या कंफ्यूजिंग टर्म है भैया, है ना? कह दो एटॉमिक नंबर, तो कह दो ठीक है, हर जगह एटॉमिक नंबर आता है, वही एटॉमिक नंबर वही हर जगह होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z। लेकिन ये जो नंबर है मास नंबर, क्या मास नंबर, टॉपिक डिस्प्ले हो गया होगा, मास नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, A कहते हैं। और दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। क्या ये दोनों एक ही होता है? क्या ये दोनों एक होता है? अगर आपको पता है तो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका आंसर एक क्वेश्चन से देते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है कि मान लिया क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का सिंबल मैं यहां लिख देता हूं, सपोज दैट यहीं लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं 17 क्लोरीन 35.5। तो आपको पता है इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 17 हो गया, क्योंकि कोई चार्ज नहीं दिया है, इस पर कोई चार्ज तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 17। प्रोटॉन कितना हो जाएगा, कह दो 17, है ना? अब कोई पूछे न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन में हम क्या जानते हैं, ए में से इसको इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अरे भैया देखो, प्रोटॉन को कैसे कैलकुलेट, सॉरी न्यूट्रॉन को कैसे कैलकुलेट किया था, ए में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, Z। तो ए क्या है, ए बड़ी वैल्यू होती है ना? तो ए 35 में से 17, 35.5 में से करेंगे तो कितना आएगा, 18.5। क्या आपको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है? जरा देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, भाई जैसे आदमी होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे आदमी हैं हम लोग, मान लो हम कहेंगे तो 2 स्टूडेंट आ रहे हैं, 4 स्टूडेंट खेल रहे हैं, 5 स्टूडेंट आ रहे हैं। क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि आधा स्टूडेंट खेल रहा है? भाई 17 स्टूडेंट खेल रहे हैं, पॉसिबल है। 17 स्टूडेंट खेल रहे हैं, पॉसिबल है। क्या 18.5 स्टूडेंट खेल रहे हैं, इज इट पॉसिबल? तो क्या न्यूट्रॉन को काटा जा सकता है? कहेंगे ऐसा तो हमने कभी पढ़ा नहीं, है ना? नहीं पढ़ा ना, यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कह दो, उसका जवाब यहां पर दिया गया है ना? तो एक बात आप पक्के से जान लीजिए कि न्यूट्रॉन कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, प्रोटॉन भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो क्या एटॉमिक मास नंबर कभी फ्रैक्शन में हो सकता है? जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही जोड़ना है तो क्या वो फ्रैक्शन में आएगी वैल्यू? क्या था, A इक्वल्स टू Z प्लस N। ये भी फ्रैक्शन में नहीं है, ये भी फ्रैक्शन में नहीं है, इसका मतलब ये भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो कह दो मास नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो एटॉमिक मास कहाँ से आ जाता है? ये भी ठीक इसी तरह से है। जनरली हम सिमिलर यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। असल में होता क्या है, देखो, एटॉमिक मास का मतलब, देखो कोई पूछे मास नंबर क्या है तो कह दो ये सीधे Z और N को जोड़ने से बनता है। कोई पूछे एटॉमिक मास क्या है, कह दो रेशियो ऑफ
ऑल आइसोटोप्स। जैसे हम क्लोरीन का एग्जांपल लें तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं। पहला है 17 क्लोरीन 35.5। दूसरा जो क्लोरीन है वो कितना होता है, वो होता है ये है 35 और दूसरा है 17 क्लोरीन 37। देखो इसका परसेंटेज है 25%, ये 75%। 75% नेचर में पाया जाता है, ये 25% नेचर में पाया जाता है ना। अब जरा देखो तो यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं है, कह दो क्यों, क्योंकि ये मास नंबर है, ये भी मास नंबर है। इन्हीं दोनों मास नंबर के हेल्प से हम एटॉमिक मास बनाएंगे। कैसे, कह दो हम इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे, आइए देखिए हम करते क्या हैं, जितने भी आइसोटोप पाए जाते हैं उनको हम ऐड करते हैं। कैसे, जैसे इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे ये देखो ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक मास है, तो हम लिखेंगे 35 इंटू 75 अपॉन 100। टोटल परसेंटेज 100 होता है। ये एक आइसोटोप है, हम कहेंगे इसका एटॉमिक मास जितना परसेंटेज पाया जाता है और टोटल परसेंटेज 100%। अगला है, इसमें देखो यही काम, इसमें इससे इंटू हुआ है तो इसमें इससे इंटू होगा, तो क्या हो जाएगा 37 इंटू 25 अपॉन 100। इन्हीं दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसे आप ऐड करके देख लीजिए कि कितना आता है, कितना आएगा 35.5 आएगा। इन दोनों को ऐड करने पे 35, ये आप खुद से कर सकते हैं, 35.5 आएगा। तो कहेंगे ये हम कहेंगे रेशियो ऑफ ऑल आइसोटोप, उनको ऐड करके बनता है, जबकि ये सीधा सीधा। तो अब आपको मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस पता चल गया होगा, लेकिन हम जनरली मास नंबर को एटॉमिक मास के एक तरह से सिमिलर वर्ड की तरह यूज कर लेते हैं। तो आई थिंक आपको मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस पता चल गया होगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है, देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने पेंडिंग में डाला है कि इलेक्ट्रॉन का मास हम क्यों मास नंबर में या एटॉमिक मास में ऐड नहीं करते, क्यों? चलिए सपोज करिए मेरा जो मास है, मतलब मेरा जो वेट है 72 kg है ना। केस 1 में पहली बार मैं गया तो मैंने अपना वेट जो है मास या वेट कैलकुलेट किया तो 72 आया। दूसरी बार, ये पहला केस है, ओके, और आप वेट करते हुए देख रहे हैं। दूसरे केस में मैं फिर गया तो फिर 72 kg आया। आपने कहा कि दूसरे केस में आप अपना मास गलत बता रहे हैं, क्योंकि आपके सर पे एक मक्खी भी बैठी हुई थी, तो आपको अपना मास मक्खी के मास से ऐड करना चाहिए था। बताइए भैया, मेरे मास और एक मेरे ऊपर बैठे मच्छर मॉस्किटो के मास के कंपैरिजन करेंगे तो मॉस्किटो का मास नेग्लिजिबल होता है। तो अगर कोई मास बहुत कम होता है तो हम उसे छोड़ देते हैं, ऐसा ही कुछ है। तो आपको पता है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन्स। तो कौन कौन से न्यूक्लियॉन्स हैं, तो कहेंगे एक है प्रोटॉन और अगला है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियॉन्स हैं। सिंबल इसका हम E- कहते हैं, प्रोटॉन का P+ कहते हैं, और इसे हम 0n1 ऐसे लिखते हैं। ओके, अब हमें इनके कुछ चार्ज और मास पढ़ना है। तो इसका जो चार्ज है, हमें इसका सबसे पहले रिलेटिव चार्ज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज क्या होता है, इसका सही सही मतलब समझना है। फिर हम इससे इसी के हेल्प से क्या बनाएंगे, एब्सोल्यूट चार्ज। हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि ये नंबर जो है बहुत बड़ा नहीं होता है, ऐसे। अगला क्या है, कह दो, अगला है एब्सोल्यूट
चार्ज कूलाम में, है ना, कूलाम्स में आंसर आएगा। आइए तो सबसे पहले ये तो हो गया क्या, चार्ज। अब आएगा चार्ज के बाद आएगा मास। तो मास में क्या आएगा, कह दो मास में सबसे पहले आएगा मास यू में या एएमयू में, एएमयू में, और फिर हम इसका मास लिखेंगे केजी में, किलोग्राम में। ओके, इसे केजी के मास में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए चलिए देखिए, तो आपने देखा है इलेक्ट्रॉन पे 1 माइनस चार्ज है, तो हम कहेंगे इसका रिलेटिव मास -1, इसका रिलेटिव मास +1, इसका, तो बचपन से आपको पता है। तो ये बताइए ये -1 का मतलब क्या होता है। तो हम कहेंगे अगर हम मिलिकन ऑयल ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट है, इसे आगे के लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे कि मिलिकन्स ने जब एक्सपेरिमेंट किया अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो उसने कहा कि सबसे छोटा माइनस चार्ज, -1 चार्ज का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19, इससे छोटा नहीं होता है। तो इस मास को हम 1 यूनिट मान लेते हैं, है ना। अब ये बढ़ेगा, ये एक आदमी है, तो आपको पता है ये एक आदमी है, तो हम अगर कहेंगे 2 आदमी है तो इसका जस्ट डबल, यानी 2 माइनस चार्ज, इसका जस्ट ट्रिपल, मतलब कि ये इसी के प्रोपोर्शन में होगा, ये फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा, ये है ना, इसका 2 गुना 3 गुना, और सबसे छोटा है माइनस, और ये कूलाम्स में। अब देखो जो इसकी वैल्यू है जितनी ये है उतनी ही रहेगी, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इक्वल वैल्यू बट अपोजिट, है ना, इक्वल है लेकिन अपोजिट है, इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो अब आपको रिलेटिव चार्ज का मतलब समझ में आया। रिलेटिव -1 का मतलब सबसे छोटा चार्ज कूलाम में क्या होता है, उसको बनाया गया है क्या, जो मिलिकन ने क्या बताया, 1.6 × 10⁻⁻19, इसको हम, है ना, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में हम आपको इसे ढंग से बताएंगे, डोंट वरी, अभी आप ये जान लीजिए ये इसका चार्ज है। अब आएंगे मास की बात करेंगे, तो मास में इलेक्ट्रॉन का जो मास है एएमयू में कितना होता है, कह देंगे 0.000005486, है ना, 5486, है ना, इसका यूनिट कह दो एएमयू में है, यानी कि 0.0005486 एएमयू। प्रोटॉन का मास कितना होता है, कह दो होता है 1.00727। न्यूट्रॉन का कितना होता है, कह दो 1.00867। तो ये हमारा, ये भी एएमयू में है, ये भी एएमयू में है। तो अब तो सवाल उठेगा ही कि आखिर एएमयू क्या होता है। तो आइए हम एएमयू को समझते हैं। तो आई थिंक रिलेटिव एब्सोल्यूट चार्जेस तो आपको पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया कि भैया ये किसका है, इलेक्ट्रॉन का, ये क्या है, प्रोटॉन का, और ये क्या है, ये न्यूट्रॉन का। तो हम इधर की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम इरेज कर देते हैं। आइए एएमयू का मतलब समझते हैं कि एएमयू का मतलब होता क्या है। तो हमें एएमयू के 2 मतलब समझ में है, 2 तरीके से समझना है, एक मैथमेटिकल वैल्यू और एक उसका डेफिनेशन। तो हम कहेंगे एएमयू का 2 मतलब समझना है, एक क्या समझना है, मैथमेटिकल मीनिंग, और दूसरा डेफिनेशन। तो मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, कह दो एएमयू का मतलब है, अच्छा जैसे समझो तुम, जैसे हम ये बताते हैं कि जितना बड़ा तुम्हें हैवी मास का जो है सामान लेना है उतना ही बड़ा आप यूनिट लेंगे। जैसे मान लिया आपको ढेर सारा वीट लेना है, गेहूँ लेना है, वीट, तो आप क्विंटल यूज़ करेंगे। अगर हमें पोटैटो टमाटो सब्जी लानी है तो हम केजी यूज़ करेंगे। उससे छोटा अगर मान लीजिए हमें गोल्ड खरीदना है तो हम कहेंगे कि हम जो है ग्राम में गोल्ड खरीदेंगे। हालांकि हम ग्राम को किलोग्राम में, किलोग्राम को क्विंटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी बड़ा टन भी होता है, और छोटा है जैसे मान लीजिए हमें मेडिसिन खाना है तो हम ग्राम नहीं मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि हमारा काम जितना छोटा होगा उतना ही छोटा हम यूनिट लेंगे। तो आप जरा बताइए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बहुत छोटा है, तो हम क्या करते हैं 1 ग्राम को
छोटे छोटे टुकड़े में काट के बहुत छोटा करके AMU बनाते हैं। ध्यान से समझना, 1 ग्राम को बहुत छोटा कर दिया जाता है। कितना छोटा कर दिया जाता है सवाल है, तो कह दो 1 AMU में हम 1 ग्राम को कितने टाइम, एवोगैड्रो नंबर जितने टाइम 10 टू द पावर 23, दिस इज एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर है। 1 ग्राम को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है, इतना छोटा कर दिया जाता है, इतना टाइम्स। इसको कैसे किया जाएगा, कह दो कि हम ये डेसिमल हटाएंगे और 20 जीरो लगा देंगे, इतना टाइम है ना, तो इतना टाइम हम कर देंगे। अब देखो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी है ना, वो आएगी 1.66, अप्रॉक्स वैल्यू है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो हम कहेंगे ये क्या है, कह दो ये 1 AMU का वैल्यू है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू इसकी देखी जाए तो कितनी होगी, कह दो होगा 0.166057, 0.160507 ऐसे करके आगे होगा इंटू 10 टू द पावर -23, ये आंसर आता है। तो इसी को आपको पता है, डेसिमल यहाँ लाएंगे और बाकी वैल्यू हम हटा देंगे। आगे भी होता है 166057 लिखा हुआ है, 788 आगे भी होता है। तो आप चाहिए तो इसे चेक करके देख लीजिएगा। तो फिर जब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में बदलते हैं, इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में बदलते हैं, तो ये आंसर आता है ग्राम में। तो एक AMU का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, कह दो एक AMU का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, कह दो हम कहेंगे 1 AMU मीन्स 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम को इतना छोटा कर दिया गया है। कितना छोटा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके इतना छोटा कर दिया गया है। तो आप ये नंबर लिख हैं, देखो एग्जैक्ट जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 0.16057788, लेकिन हमने इतना ही लिखा है और आपको पता है इसे अप्रॉक्स करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आप इसे एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। तो हमने मैथमेटिकल मीनिंग बता दिया क्या, कि 1 ग्राम को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है। तो हमें यही वैल्यू अगर याद हो सके तो याद कर लीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में हम इसे बताएंगे क्या करना है इसका। 24 ग्राम ये इसका मैथमेटिकल मीनिंग है, किसका, AMU का। अब डिफिनीशन कोई पूछे क्या होता है, तो कह दो कि डिफिनीशन का मतलब है 1 AMU मतलब होता है कि हम कार्बन का एक एटम लेंगे। तो कह दो फिर कंफ्यूजन हो गया, कार्बन के तो 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13, C14, तो कौन वाला कार्बन, तो हम कह देंगे कि हम लेंगे मास ऑफ कौन वाला कार्बन, C12, उसी को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो जो मास आता है उसी को हम कहते हैं 1 AMU। यानी कि 1 AMU का डेफिनेशन क्या है, तो कह दो 1 AMU का डेफिनेशन है कि मास ऑफ कार्बन 12 को 12 टाइम्स डिवाइड कर दो, तो जो आएगा दैट इज 1 AMU है। हाँ, इतनी बड़ी है AMU का डेफिनेशन। लेकिन आपको पता है हम जनरली जो अपना काम करते हैं किलोग्राम में करते हैं, केजी में करते हैं। तो हम क्या AMU को केजी में बदल सकते हैं, कह दो बिल्कुल। कह दो AMU को ग्राम में बदल सकते हैं। अरे AMU में वैल्यू दी गई है और ग्राम की वैल्यू ये आया है, अगर हमें इसकी वैल्यू ग्राम में लिखना है तो हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से इंटू कर देंगे। तो हम इसको जब इससे इंटू करेंगे तो आंसर कितना आएगा, कह दो आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर जो है आएगा 0.0091 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम आएगा। ये आंसर आएगा। इसको देखो किस वैल्यू को किस वैल्यू से, इस वैल्यू को इस वैल्यू से इंटू किया गया, तो कितना आया, ये आंसर आया। किस में आया, ग्राम में आया। तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलेंगे तो इस डेसिमल को यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 9.1 इंटू, तो डेसिमल कितने पॉइंट जो है राइट शिफ्ट हुआ है 1 2 3 4, तो इसमें 4 ऐड हो जाएगा, तो क्या आएगा 10 टू द पावर -28 ग्राम आया। याद रखना ग्राम में आंसर आएगा, ये ग्राम है तो आंसर ग्राम में आएगा। अब अगला वाला है तो अगले वाले को ऐसे ही करेंगे। AMU में दिया हुआ है,
हमें 1 AMU का ग्राम का रेशियो पता है, तो हम क्या करेंगे, AMU में ग्राम से इसी वैल्यू से फिर इनटू करेंगे। तो इसको इससे इनटू करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 1.672 इंटू 10 टू द पावर -28। ये कितना होता है, 1.672 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है। ये भी लगभग उतना ही होता है, 1.674 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। अब जरा देखिए, कह दो हमें मास को ग्राम में तो करना नहीं था, केजी में करना था। तो हमें किस में करना था, मास को केजी में। तो हमने ग्राम में कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम इसको केजी में बदल लेंगे। और आपको पता है ग्राम को केजी में जब हम जो है कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी। कितनी, कह दो 10 टू पावर -3 इसमें ऐड करना है ना। तो इसमें 3 यूनिट बढ़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। इसमें भी वही होगा, 3 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। तो 24 की जगह हो जाएगा 27, इसमें भी हो जाएगा 27। तो अब ये वैल्यू किसमें हो गई, किलोग्राम में हो गई। ओके, तो इन दोनों का रेशियो आपको समझ में आ गया। अब कोई पूछे 1 AMU क्या है तो आप बता देंगे। तो हम कह देंगे AMU का 2 मीनिंग है। कौन वाला भैया, मैथमेटिकल अगर बताना है तो आसानी से, भाई ये नंबर याद रखना मुश्किल है, अगर नहीं याद हो रहा है तो कोई बात है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। इतना तो याद रहेगा ना कि 1 को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया है, ज़रूरत पड़ेगी तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, बार बार लिखेंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। अब इस नंबर को इस नंबर से इंटू करेंगे तो ये किलोग्राम होगा। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, चार्ज पढ़ लिया, मास पढ़ लिया। ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। अगर पावर देखा जाए तो ये 27 में -4 ऐड किया जाए तो देखो 10 टू द पावर -4 तो यहाँ दिख रहा है। अभी ये वैल्यू भी इससे वो है, इसको इसमें इंटू किया गया है। तो ये कह दो इसके कंपेरिजन में बहुत ही छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा, बहुत हल्का, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम इसे नेग्लिजिबल मास में करके इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमने जो है चार्ज कैलकुलेट कर लिया है। अब हम जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है उसे हम सम अप करेंगे। तो सम अप करेंगे तो भाई सम अप करेंगे तो हम शुरू से देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आई थिंक जो टॉपिक्स हमने पढ़ा है वो बोर्ड्स पे डिस्प्ले होना शुरू हो गया। क्या आप उसे देख पा रहे हैं, है ना, पूरे बोर्ड पे वो टॉपिक है। तो देखिए कौन कौन सा। पहले आपने डेफिनेशन ऑफ एटम पढ़ा है, फिर एग्जाम्पल आपने एटम के 30 एग्जाम्पल्स लिए हैं, एटम आयंस में डिफरेंस बताया है। फिर आपने क्या बताया एटम आयन में, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं, आयंस में ये रेशियो इक्वल नहीं होता है। प्रोटॉन या तो ज़्यादा होगा या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। अगर प्रोटॉन ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज कैटायन, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मास नंबर, इनका रेशियो और इनका जो है क्या डिफरेंस है ये भी हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैसे प्लेस उसका डिसाइड करते हैं। कह दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को तो डिसाइड कर लेते हैं लेकिन न्यूट्रॉन के लिए अलग से था। फिर हम लोगों ने क्या किया, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन को अलग से पढ़ा, कैसे करते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में वो नहीं बढ़ता, और भी हैं, है ना, आइसोटोप्स की वजह से। फिर एटॉमिक मास वर्सेस मास नंबर, ये तो पहले बता दिया। चार्ज में हमने पढ़ लिया कि जो चार्ज है वो कितना होता है, कह दो -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम। इसको हम रिलेटिव मास में -1 कहते हैं, निगेटिव में अगर ये है। अगर 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम के पहले प्लस लगा है मतलब वो प्रोटॉन का +1 है। ओके, तो अब AMU का मतलब कह दो मैथमेटिकल मतलब, उसे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो रहा हमारा आज का टॉपिक। अब जरा बताइए ये टॉपिक्स आपको अच्छे लगे, समझ में आया? ओके, तो कोई बात नहीं, अगला न्यूमेरिकल का जो है वीडियो होगा, अगला न्यूमेरिकल जो अगला इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि भाई सीधी सी बात है टॉपिक समझ में आ गया। अब तो सवाल यही उठ रहा है कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे होते होंगे। तो अगला मैं न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा,
है ना, आपके टेक्स्ट बुक के सारे न्यूमेरिकल्स करवा देंगे जाएंगे अगले वाले वीडियो में। तो डोंट वरी और खुश रहिए। थैंक यू।